हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 13 समय का महत्व। अध्याय 13 समय का महत्व। आज इसका अभ्यास करेंगे हम बच्चों, ठीक है? तो सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 निकाल लो बच्चों। अभ्यास का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? आज हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो ये कविता पढ़ी थी हमने अध्याय 13 की, समय का महत्व, ठीक है? इसमें पहले प्रश्न में आपको क्या बताना है? कवि का नाम बताना है। पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इसके कवि का नाम क्या है? सिया राम शरण गुप्त, ठीक है? सिया राम शरण गुप्त नाम है इनका, कवि का। तो हम लिखेंगे इस कविता के कवि का नाम सिया राम शरण गुप्त है। तो उत्तर 1 लिखो बच्चों। पहले प्रश्न का उत्तर है क्लास 4। सभी बच्चे साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है? इस कविता के कवि का नाम सिया राम शरण गुप्त है, ठीक है? ये इनके कवि का नाम है। अब है दूसरा उत्तर। व्यक्ति बड़ा कब होता है? तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था बच्चों, व्यक्ति बड़ा कब होता है? कब होता है व्यक्ति बड़ा? जब वह अपने समय का सदुपयोग करता है, तब वह बड़ा बन जाता है। तो और जब वो वीरों की भांति खड़ा हो जाता है और जग में कुछ करके दिखलाता है, तब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो ये लिखेंगे, जब व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है और वीरों की भांति खड़ा रहकर जग में कुछ कर दिखलाता है, तब वह व्यक्ति बड़ा बन जाता है, ठीक है? ये
अब नेक्स्ट, समय को नष्ट करके क्या प्राप्त होता है? समय को नष्ट करके दुख प्राप्त होता है। उत्तर 4, व्यक्ति को कब पछताना पड़ता है? जब वह अपना समय व्यर्थ करता है तो उसको पछताना पड़ता है, और जब उसे सुख नहीं मिलता है, जब सिर्फ उसे दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि वह अपना समय बहुत नष्ट कर चुका होता है। ठीक है, तब उसे, जब वो अच्छा समय अपना व्यर्थ करता है, तब उसे खोकर इसके जब वो पीछे पीछे भागता है, तब उसे सदा पछताना पड़ता है। जब व्यक्ति अपना अच्छा समय व्यर्थ करता है, तब उसे पछताना पड़ता है। उत्तर 5, कवि ने किसकी भांति खड़े होने के लिए कहा है? कवि ने किसकी भांति खड़े होने के लिए कहा है? वीरों की भांति। तो कवि ने वीरों की भांति खड़े होने को कहा है। ठीक है, ये इसके आंसर्स है, सभी लिख लीजिए आंसर्स। ठीक है, साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिएगा सभी बच्चे। चलिए अब आ जाइए ख पाठ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करके कुछ डैश बड़े हो जाओ अब भी, क्या आएगा? जग बीच, है ना। आपकी कविता में से ही आपके ये जो रिक्त स्थान है आपको उनकी पूर्ति करनी है। कविता पढ़नी है और फिर आपको उसको एप्रोप्रिएट वर्ड उसमें लिखना है जो आपकी कविता में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। ठीक है। नंबर 2, देखो अभी डैश तुम्हारे पास खड़ा है। क्या खड़ा है? सुयोग। नंबर 3, डैश आलस, ठीक है, डैश ही कर रहा है ये सभी बहाने। तो क्या लिखेंगे? आलस, आलस ही कर रहा ये सभी बहाने। कहते हैं ना आलस बहुत बड़ी रोग है आपकी, हर जो आपकी आने वाली जो आपको जो आगे अच्छा होने वाला है तो उसमें आलस आपका बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, आप समय उससे नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो आलस ही करा रहा ये सभी बहाने। नंबर 4, खोकर डैश इसे सदा ही पछताओगे। क्या खोकर? खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। उद्योगों को कहाँ नहीं डैश मिल जाता, सुसमय मिल जाता। ठीक है, सुसमय आएगा यहाँ पे।
अब आ जाओ ग पाठ पर, भाव स्पष्ट कीजिए। उद्योगों को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर नहीं कोई सुख को भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। तो उसको आपको भाव स्पष्ट करना है। जैसे मैंने आपको कविता में बताया था कि उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। क्या कहाँ जो उद्योगी है उनको कहाँ अच्छा समय मिल जाता है। समय नष्ट, कोई जो भी अपना समय नष्ट करता है या जो करता चला जाता है उसका सुख नहीं आता है, उसको दुख भोगना पड़ता है क्योंकि वो अपना कीमती समय नष्ट कर चुका होता है। तो समय नष्ट कर नहीं कोई सुख को पाता है। जो समय को नष्ट करने वाला है वो कोई सुख नहीं पाता है। फिर आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। और जो आलस है, जैसे अब मुझ में आलस आ गया तो मुझसे ये सारे आलस मुझ में आते रहेंगे और बहाने अपने आप आते रहेंगे। समय नष्ट करते चलो और समय जाता ही जाएगा। आलस बहुत बड़ा कारण है इन सबका। जो करना है अभी करो कल क्या हो जाने। और जाने जो करना है अभी कर दो, उसको अभी कल क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कल कोई दूसरा नया काम आ जाए जो और उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो फिर पहले वाला कब करा वो तो पेंडिंग हो गया ना, वो भी छूट गया। हो सकता है आगे वाला फिर इसलिए छूट जाए कि कोई और अगला काम आ जाए और कोई जरूरी महत्वपूर्ण काम है तो फिर उसकी तरह आगे बढ़े। तो पीछे के सारे पेंडिंग होते जाएंगे ना। तो जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। ठीक है, चलो ये मैंने आपको करवा दिया। अब अभ्यास सारा इसका अभ्यास इसका थोड़ा सा ही था। जो अब हमने इसके प्रश्न उत्तर छोटे छोटे थे वो हमने कर लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति वो आपको समझ में आ गई होगी। भाव आपको जैसे मैंने अभी आपको समझाया है वैसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आता है आपका भाषा कौशल। अब इसमें देखते हैं क्या करना है। किसी शब्द के पहले जुड़ने वाला वर्ण या वर्ण समूह जो उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उपसर्ग कहलाता है। उदाहरणार्थ सुसमय, ठीक है, सु प्लस समय सुसमय, सुकुमार सुकुमार आदि। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आगे सु जोड़कर नए शब्द बनाने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे पहला है हाग लिखा तो उसके आगे हमें क्या लगाना है सु, तो सुहाग बन जाएगा। ऐसे ही प्रयोग, फिर सुप्रयोग, फिर सुआगत, फिर सुप्रयोग, ऐसे है ना। फिर थर्ड रक्षा सुरक्षा, फिर प्रयोग, फिर सुप्रयोग, फिर व्यवस्थित सुव्यवस्थित, फिर प्रयोग सुप्रयोग, फिर प्रभात सुप्रभात, फिर प्रयोग सुप्रयोग। इस तरह से आपको इसमें सु जोड़ देना और नया शब्द आपको बना लेना है। फिर प्रयोग किसमें करना है, आपको वाक्य बनाना है। जैसे वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे सुहाग, सुहाग को फिर वाक्यों में बनाना है। नया शब्द बन गया तो इसको वाक्यों में कैसे बनाएंगे, जैसे सुहाग का आप देखो क्या लिख सकते हो, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। वह सुहागिन है या वह उसका सुहाग है, ऐसे कुछ लिख लो। फिर नंबर 2 आगत, फिर आगत पे सुआगत सुआगत, ऐसे प्रयोग करना है। फिर आपको इसका पूरा वाक्य बनाना है। फिर रक्षा सुरक्षा, ठीक है, इस तरह से सुरक्षा बना लिया, फिर उसको वाक्य बना दो। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा जरूरी है, इस तरह से कोई भी। फिर पारी सुपारी, इस तरह से व्यवस्थित सुव्यवस्थित, तो कोई भी वाक्य आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। प्रभात सुप्रभात। अब जैसे नेक्स्ट ख पाठ, ये सारा आप अपने आप करेंगे, गृह कार्य है आपका। अब इसमें आपको जो नीचे कुछ एकार्थी शब्द दिए गए हैं, वह शब्द जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराए और वे ही एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब नीचे आपको कुछ एकार्थी शब्द दिए गए हैं जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, मतलब जो आपको शब्द दिए हैं उनका मतलब अगर हम दूसरा शब्द भी लिखें तो मतलब उनका सेम रहेगा।
ठीक है, एक ही अर्थ रहेगा और वे एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो उनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे पहला इसमें एग्जाम्पल दे रखा है अनबन। अनबन का मनमुटाव, अनबन मतलब किसी से हमारी जब अनबन हो जाती है तो मनमुटाव, वो भी उसका सेम मीनिंग हो गया ना। अब जैसे खटपट, खटपट मतलब मोटा झगड़ा, तो एक जैसे शब्द आएंगे। इस तरह अर्चना, पूजा, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे कुछ एकार्थी शब्द हैं जो आपको केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं और वो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। मनमुटाव हो गया, खटपट हो गया, अर्चना, पूजा, शत्रु, विरोधी, दया, कृपा, परीक्षक, निरीक्षक, मित्र, सखा, गौरव, गर्भ, भाई, अनुज। इस तरह से आपको इनका मीनिंग बताना है, बस ये करना है। ये आप गृह कार्य कर लीजिएगा। अब आता है आपके पास समय का महत्व, भाव बोध। जो समय का महत्व नामक कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये इसमें आपको बोला गया है कि जो समय का महत्व, जो आपको कविता यहाँ पे करवाई गई है, इसमें देखो पहली जो 4 लाइनें हैं, पहली 4 लाइनें कौन सी है, पढ़ो जरा। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। इसमें आपको इनका भावार्थ बताना है, मीनिंग बताना है। तो कैसे इसका मीनिंग बताओगे, जैसे अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मतलब आपका जो समय अभी आपके पास है वो आपके पास ही है, अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। जो आपके पास अभी समय है उसे यूज कर लो, इस्तेमाल, उपयोग कर लो, अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, देखो अभी भी तुम्हारा जो सुयोग है, यानी जो तुम्हारा भाग्य है वो अभी बन सकता है। सुयोग मतलब अच्छा मौका, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, वो अभी आपके पास ही खड़ा है। तो इसको, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, इसका उपयोग कर लो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। और जो आपको काम करना है वो उसी में ही आप अपना दिल पूरा लगा दो, अपना पूरा हृदय लगाकर पूरा काम करो, चित्त लगाकर अपना काम करो, मन लगाकर, चित्त मतलब मन लगाकर काम करो और अपने पर विश्वास रखो। अपने पर विश्वास रखेंगे और संदेह भगा दो। संदेह मतलब भ्रम, जो भ्रम आ जाते हैं, मन में विचार आ जाते हैं कि हमसे ये होगा कि नहीं, हम ये कर पाएंगे कि नहीं, तो वो अपने मन से वो भगा दो। आत्मविश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और आपका अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये आपको समय का महत्व के बारे में 4 पंक्तियों में जो हमने समझाया था वो उसका आपको भावार्थ इसमें स्पष्ट करना है। तो ये बस ये आपका यहीं पर चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको करवा दिया है, अब आप इसका काम पूरा कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो पहला है प्रश्नों के उत्तर कर लेना, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा ही दिए सारे और लिखवा भी दिए, ठीक है, ये कर लेना। और जो खा है रिक्त स्थान की पूर्ति, ये बुक में कर लेना। और जो भाव स्पष्ट किया है ग वाले में, वो देखो 3rd पैराग्राफ है, उसको हमने समझाए दोबारा से, ठीक है, वो कर लेना। और भाषा कौशल आपको समझा दिया गया है कि किस तरह से आपको उनका प्रयोग करना है वाक्यों में, कि सुहाग है उसको कैसे प्रयोग करना है, सारे मैंने आपको वाक्य बता ही दिए हैं। और अब नेक्स्ट वाला जो ख पार्ट है उसमें आपको समझा दिया कि किस तरह से आपको सेम मीनिंग वाले शब्द बनाकर लिखने हैं, ठीक है। शत्रु मतलब दुश्मन, पूजा है ना, इस तरह अर्चना, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें कर लेना ये वाला ख पार्ट। और भाव बोध में आपको पूरा समय का महत्व आपको समझा दिया गया है। तो अभी आप काम पूरा कर लेंगे बच्चों, सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। जो काम आपको बुक में करना है वो भी बता दिया।
अभी आपको कविता पूरी अच्छे से पढ़नी है, लर्न करनी है, और सबसे जरूरी इस कविता के कवि का नाम आपको याद होना चाहिए। सियाराम शरण गुप्त जी इस कविता के कविवर हैं, आपको उनका नाम अच्छे से याद होना चाहिए। और इस कविता का जो महत्व है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि समय का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बाल्यकाल हो, चाहे वो जब हम बड़े हो जाएं तब भी हमारे जीवन में समय की बहुत महत्वता होती है। अब आपको इस चैप्टर से समय का महत्व समझ में आ गया होगा, और आशा करती हूँ और आप सभी बच्चे समय का महत्व रखेंगे, अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अपने समय की गुणवत्ता को आप समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी आप काम कर लीजिएगा, अब आपकी क्लास ओवर होती है बच्चों। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।